हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर्थ के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है एईसी हिंदी ख। इसमें हम जनसंचार और जो रचनात्मक लेखन है इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरी बुक में से वो सारे आपको इस सिंगल वीडियो में करा दिए जाएंगे। वन शॉट वीडियो है तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 के नाम से जो है इसमें पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। और आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए ये सिलेबस है, टोटल इसमें 2 यूनिट है। दोनों की दोनों यूनिट जो है इस वीडियो में मैं आपकी कवर करा दूंगा। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है कि बताइए रचनात्मक लेखन जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। इसको इंग्लिश में हम क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो जो क्रिएटिव राइटिंग होती है या रचनात्मक लेखन होता है इसका क्या मीनिंग होता है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए मनुष्य जो है वो अपने ज्ञान यानी जो उसको नॉलेज है, अपने ज्ञान के आधार पे, ठीक है, अपनी नॉलेज के आधार पर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अब जो अभिव्यक्त करता है, कैसे लिख कर अभिव्यक्त करता है, तो उसको रचनात्मक लेखन कहा जाता है। यानी कि मनुष्य का अपने ज्ञान के अनुसार उसके आधार पर अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वो रचनात्मक लेखन कहलाती है। अब इसमें यहाँ पे देखिए, इसमें नया होना चाहिए, यानी ये जो लेखन होता है ये नया होना चाहिए, किसी की नकल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझिए। मान लीजिए आपका नाम है ए, मैंने आपसे कहा कि सुनिए ए, आपको एक काम करना है, आपको एक कविता लिखनी है, ठीक है। अब मैंने आपको काम क्या दे दिया, कविता लिखने की। आपने क्या किया, घर गए, आपने बहुत सोच विचार कर अपने मन में जो आपके विचार आए उसको लिख दिया। यानी आपने बिल्कुल ओरिजिनल कविता लिखी है जो किसी की कॉपी नहीं है, किसी की नकल नहीं है। तो इसको हम रचनात्मक लेखन या क्रिएटिव राइटिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके मन के विचार हैं और आपने खुद से लिखा है। जो भी शब्द होंगे या जो भी आपने कविता में सोचा होगा वो किसी दूसरे ने नहीं लिखा होगा, पहले से वो चीज अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि तो आपने सोचा है। तो ये क्रिएटिव राइटिंग है। लेकिन अगर आप इसकी जगह आप क्या करो, घर जाओ, गूगल पे जाओ, कोई कविता सर्च करो, आपको कोई कविता अच्छी लगे, आप उसकी लाइनें उठाकर लिख कर मुझे दे दो और आप ये कहो कि मैंने ये कविता लिखी और मैं इसको देखूं, बाद में मुझे पता लग जाए कि भाई ये तो कोई कविता पहले से अवेलेबल है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, क्या ये क्रिएटिव राइटिंग कहूंगा इसको? नहीं। क्रिएटिव राइटिंग में कभी किसी की नकल नहीं होती, ठीक है, वो खुद के विचार होते हैं और वो नया होता है। तो उसी को हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। ये चीज आपको समझना है, इसीलिए तो उसको रचनात्मक या क्रिएटिव या सृजनात्मक कहा जा रहा है क्योंकि उसमें नयापन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको अगर मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव राइटिंग जो होती है वो क्या होती है, आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड, यानी जो शब्द होते हैं उसका यूज करने का, उसको इस्तेमाल करने की कला है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, यानी हमारी भावनाओं को। कैसे? इमेजिनेटिव वेज, यानी कि कल्पनात्मक तरीके से हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं। हमारे जो आइडियाज होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक कल्पनात्मक तरीके से हम सोचते हैं। हम उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं। हो सकता है आप कोई कहानी लिख दो, आप कोई नॉवल लिख दो, कोई आप प्ले लिख दो, नाटक लिख दो, या फिर आप कोई कविता लिख दो, ठीक है। तो वो यानी कि आपने सोच समझ कर लिखा है, विचार करके लिखा है, न्यू, उसमें नयापन है। तो वो क्रिएटिव राइटिंग कहलाएगा या रचनात्मक लेखन कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, रचनात्मक लेखन जो है इससे तात्पर्य है साहित्य अथवा कला के निर्माण की उस प्रक्रिया से। यानी कि रचनात्मक लेखन साहित्य की उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें लेखक जो होता है या कलाकार जो होता है वो अपने अमूर्त भावों और विचारों को मूर्त बनाता है। यानी कि उसके मन में जो आने वाले विचार है, जो विचार उसके मन में चल रहे हैं, जो अमूर्त है, यानी कि जो लिखे नहीं है, ठीक है। अमूर्त का मतलब क्या है, उसके मन में वो चीजें चल रही है जो किसी को दिख नहीं रही, उसके मन में है। लेकिन जब उसको शब्दों के जरिए लिख देता है तो वो क्या हो जाती है, मूर्त हो जाती है। मूर्त मतलब अब उसको हर कोई देख सकता है। यानी कि जैसे आपके मन में कोई कविता चल रही थी, आपने जब तक उसको लिखा नहीं तब तक हम कैसे समझ पाएंगे, लेकिन आपने जब उसको कागज पे लिख दिया उसके बाद आपने क्या करा, उसको हमें दिखाया तो हमें समझ में आएगा, हाँ भाई ये कविता है और इसको लिखा है, तो मूर्त, ठीक है। अब वो मूर्त हो गया है। अमूर्त मतलब जो पहले से था, मन में था, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको केवल आप महसूस कर रहे थे, आप समझ रहे थे, लेकिन जब वो आपने उसको रचना का रूप दिया तो वो मूर्त हो गया, उसका कोई भी अब देख सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्रिएटिव राइटिंग। आगे देखो, अगर हम थोड़ा पीछे चले, प्लेटो के समय तक पहुंच जाएं,
तो प्लेटो के समय में देखो क्या माना जाता था, उसके समय में माना जाता था कि जो रचनात्मक लेखन होता है यानी कि जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उसको दैवीय शक्ति के रूप में देखा जाता था। यानी कि जो व्यक्ति कवि है, जो अच्छे तरीके से लिख सकता है, जो अच्छी कविताएं अच्छी कहानियां लिख सकता है, उस ऐसे व्यक्तियों को ये माना जाता था कि इसको तो कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, यानी इसको दिव्य शक्ति प्राप्त है। यानी कि लिखने को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता था। जो लेखक होता था उसको दैवीय शक्तियों से युक्त माना जाता था। समझ रहे हो, इतना ज्यादा महत्व था इसका पहले के समय में। लेकिन अब थोड़ा और समझते हैं। देखिए, कुछ लोग जो ये क्रिएटिविटी होती है, जो रचनात्मकता होती है, इसको मनुष्य की तीव्र बुद्धि से संबंध करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि पहले इसको दैवीय शक्ति माना जाता था, लेकिन बाद के समय में इसको बुद्धि से जोड़ के देखा जाने लगा। यानी कि बाद में ऐसा माना जाने लगा कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जो तेज बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है, उससे जोड़कर देखा जाने लगा था। ऐसे लोगों का मानना था कि व्यक्ति जो है वो प्रबल रचनात्मक हो सकता है जिसके पास बुद्धि हो। यानी कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, ठीक है, वही व्यक्ति प्रबल रचनात्मक हो सकता है। यानी कि बहुत अच्छा क्रिएटिव राइटर हो सकता है, एक सृजनात्मक लेखक हो सकता है, एक रचनात्मक लेखक हो सकता है। कौन व्यक्ति हो सकता है? जिसके पास बुद्धि हो और जिसके पास ज्ञान हो, ऐसा माना जाने लगा। लेकिन जब मनोविज्ञान आया, यानी जब साइकोलॉजी आई, तो साइकोलॉजी ने ये तथ्य जो था इसको पूरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने बोला कि ना तो कोई दैवीय शक्ति होती है, ठीक है, और ना ही इसमें बुद्धि और ज्ञान का कोई कोई कमाल है, बल्कि इसके लिए इन्होंने एक अलग ही परिभाषा समझा दी। मनोविज्ञान ने दोनों ही चीजों को नकार दिया। अब डब्ल्यू स्टीफन जो है वो क्या कहते हैं, इसको समझिए, इनके विचार समझिए। डब्ल्यू स्टीफन कहते हैं कि बुद्धि का संबंध जो है वो ज्ञानात्मक जटिलता से है और सृजनात्मकता का संबंध नवीन अभिव्यक्त भाव और संवेग की संपन्नता से है। अब आपको ये लाइन बिल्कुल समझ में शायद ना आए, मैं आपको और आसान करके समझाता हूँ। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है डब्ल्यू स्टीफन का, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये कह दिया कि बुद्धि का संबंध जो होता है वो ज्ञानात्मक जटिलता से होता है। यानी बुद्धि का संबंध ज्ञान से और कठिन चीजों से है। लेकिन जो सृजनात्मकता होता है, यानी जिसको हम रचनात्मकता कहते हैं या क्रिएटिविटी कहते हैं, इसका संबंध तो नवीन नवीन अभिव्यक्त भाव से है। यानी कि ऐसे हमारे भाव जो नए नए अभिव्यक्त किए गए हो, जिसमें नवीनता हो, जिसमें नयापन हो, ठीक है, संवेग, यानी ऐसे इमोशंस से है जो हमारे मन में चल रहे थे, जो नवीन थे, जो बिल्कुल नए थे, ठीक है, उसको जब हम सामने रखते हैं तो वो क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, बुद्धि से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ज्ञान से उसका कुछ लेना देना नहीं है, दैवीय शक्ति से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा किन्होंने कहा? मनोवैज्ञानिकों ने कहा। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या क्रिएटिविटी जो होती है इसको लेकर लोगों के विचार हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। जो रचनात्मक लेखन है इसका क्या महत्व होता है? देखिए, लिखना जो है एक कला है, हर कोई लेखक नहीं बन सकता, याद रखना, ये भी एक कला है। आप चाहो कि आप कविताएं लिख दो, आप चाहो तो कि आप उपन्यास लिखना शुरू कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके अंदर कवि हृदय होगा, आपके अंदर एक कवि वाली क्वालिटी होगी, तो ही आप लिख पाओगे। ठीक है, तो लिखना एक कला है, और ये कला जो है मनुष्य को जन्मजात प्राप्त नहीं होती। याद रखना, कोई जन्म से पैदा होते ही कवि नहीं बन जाता। ठीक है, इसे मनुष्य जो होता है वो अपनी कठोर साधना के द्वारा ग्रहण करता है। जब मनुष्य पैदा होता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है, तो वो कठोर साधना से, बहुत नॉलेज लेने के बाद, समाज को समझने के बाद, ठीक है, काफी हार्ड वर्क करने के बाद, तब उसके अंदर ये योग्यता आती है कि वो कुछ अच्छा लिख सके। विभिन्न विद्वानों ने ऐसा माना है कि पढ़ने से भी लिखना अधिक सुखद कला है। यानी कुछ जो विद्वान हैं वो पढ़ने से ज्यादा बेहतरीन क्या मानते हैं? लिखना। यानी कहते हैं कि जो राइटिंग है वो ज्यादा बेहतर है रीडिंग से। ठीक है, यानी कि ये भी लेखक को बहुत ज्यादा क्या दे रहे हैं? महत्व दे रहे हैं। वर्गीश शुक्ल जो है ये क्या मानते हैं, इनको समझते हैं। ये कहते हैं कि पढ़ना एक ऋण का स्वीकार है। यानी पढ़ने का मतलब है कोई ऋण लेना, कोई कर्ज लेना। ठीक है, कर्ज के बराबर है पढ़ना। लेकिन लिखना जो है वो है कर्ज की अदायगी। अब आप समझिए, पढ़ने का मतलब ये इन्होंने बोला कोई कर्ज ले रहे हैं हम, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं तो यानी हम उस कर्ज को चुका रहे हैं। ये एक तरह से मुहावरों की तरह से आपसे बताना चाह रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा इसका उद्देश्य ये है कि पढ़ने से ज्यादा महत्व लिखने को दिया जा रहा है। यहाँ पे क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा पाठक ही रचना के भाव और विचार को आत्मसात कर पाता है। यानी जो एक अच्छा पाठक होता है, पाठक कौन होता है? जो पढ़ने वाला होता है, रीडर होता है। जो एक अच्छा रीडर होता है वो किसी रचना
के जो भाव है, जो इसके इमोशंस है, जो उसके विचार है, जो उसके संवेग हैं, उसको पढ़कर फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन उस भाव और विचार की वास्तविकता को अभिव्यक्ति देना हर लेखक के लिए संभव नहीं है। ठीक है, जो विचार हम किसी किताब से पढ़ के समझते हैं, हम उसको वैसा का वैसा उसको नए तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिख नहीं सकते। यानी कि हर लेखक के बस की बात नहीं होती, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। इसके लिए एक श्रेष्ठ लेखक अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के द्वारा उस भाव और विचार को लेखन की अलग अलग विधाओं के में से किसी एक का चयन करके अभिव्यक्त करता है। अब समझिए, देखिए, हम क्या है, हम हजारों किताबें पढ़ लेते हैं। हजारों किताबों को पढ़ने के बाद भी आप ये मत समझना कि आप एक अच्छी किताब लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक अच्छी किताब लिखनी है तो उसके अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, सृजनात्मक प्रतिभा होनी चाहिए। यदि आपके पास एक टैलेंट है, एक क्रिएटिविटी है, तो ही आप एक अच्छा लेखन लिख सकते हो, यानी अपने भाव और अपने विचार को अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और विविध विधा का मतलब है कई तरह की विधा होती है। देखिए, कहानी भी विधा है, निबंध भी विधा है, उपन्यास भी विधा है। ठीक है, संस्मरण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, एकांकी हो गया, नाटक हो गया, रेखा चित्र हो गया, ठीक है, उपन्यास हो गया, ये सब विधाएं होती है। तो जो एक क्रिएटिव जो राइटर होता है ना, वो किसी भी विधा में अपने जो भाव होते हैं, अपने जो विचार होते हैं, उसको प्रकट कर सकता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखिए, दर्शन और श्रवण यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं, विजुअल, और श्रवण यानी जब हम उसको किसी चीज को सुनते हैं, यानी यहाँ पे ऑडियो और विजुअल दोनों की बात चल रही है। यानी किसी चीज को देखना और किसी चीज को सुनने से उत्पन्न होने वाले जो अनुभूति होती है, जो हमें अनुभव होता है, उसको लिपिबद्ध रूप में व्यक्त करना, यानी उसको लिख कर व्यक्त करना, घटनाओं का सजीव और रोचक और स्पष्ट और सरल तरीके से उसको चित्रण करना, तब तक संभव नहीं होता जब तक संवाददाता अपनी कलम का धनी ना हो। यानी लिखने वाला जो है, लेखक जो है, अपनी कलम का धनी ना हो। कहने का मतलब है, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, लेकिन देखने और सुनने के बाद जो हम अनुभव करते हैं, उसको जब हम लिखने की कोशिश करें तो जरूरी नहीं हम लिख पाए, क्योंकि जो घटनाएं हैं उसको बिल्कुल सजीव तरीके से लिखना, उसको इंटरेस्टिंग बनाकर लिखना, स्पष्ट लिखना, सरल भाषा में लिखना, ये सबके बस की बात नहीं है। इसको केवल वही लिख सकता है जो अपनी कलम का धनी हो। कलम का धनी भी एक तरह से मुहावरे की तरह यूज हुआ है। कलम का धनी मतलब लेखक। ठीक है, लेखक जो होता है वो कलम का धनी होता है, यानी वो अपने भावों को, अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रचनात्मक लेखन से लेखक के व्यक्तित्व की भी अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, उससे जो लेखक होता है, लिखने वाला होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो भी कहीं ना कहीं हमको प्रकट हो जाती है हमारे सामने। यदि कहा जाए कि लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की पूर्णता एक महत्वपूर्ण अंग है, तो ये बिल्कुल सही बात साबित होगी। बिल्कुल, देखिए, कोई भी राइटर होता है ना, राइटर की जो रचनाएं होती है, उन रचनाओं से हम उसकी पर्सनैलिटी को समझ जाते हैं। जैसे कि कोई राइटर ऐसा है, जैसे निराला का देखो, निराला जो थे उनके साथ बहुत गलत गलत हुआ था। ठीक है, उनके साथ बहुत गलत हुआ था और इतने दुखी रहते थे वो, तो उनकी रचनाओं में आपको एक दुख, एक करुणा, एक पीड़ा जो है वो दिख जाएगी। ऐसे ही कोई जयशंकर प्रसाद की आप रचनाओं देखोगे तो उसमें आपको प्रेम दिख जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से जो रचनाकार का जो नेचर होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो उसकी रचनाओं से हमें दिख जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि रचनात्मक लेखन जो होता है, इसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, वो बताने। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे ये पॉइंट दिमाग में बिठा के चलने हैं। देखिए, रचनात्मक लेखन के लिए साहित्य लिखा जा सकता है। अब साहित्य में तो भाई गद्य भी आ जाएगा, पद्य भी आ जाएगा, ठीक है, ये सब आ सकता है। और पत्रकारिता या फिर जनसंचार जो है, यहाँ पे लेखन किया जा सकता है, क्रिएटिव राइटिंग। जो विज्ञापन होते हैं वहां पे क्रिएटिव राइटिंग की जा सकती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साहित्य को समझते हैं। साहित्य को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, गद्य और पद्य। गद्य में क्या होता है, गद्य ज्यादा आसान होता है, आप समझ लीजिए। इसमें कहानियां होती है, सिंपल उपन्यास होते हैं, व्यंग हो गया, संस्मरण हो गया, निबंध हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, एकांकी हो गया, नाटक हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, गद्य में आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं पद्य की बात करूं, पद्य में कविता वाला हिस्सा आता है, जिसको काव्य खंड कहा जाता है, या इसको कविता भी हम कहते हैं। गीत भी आ जाते हैं इसमें, गीत, गजल, रुबाई, ये सब पद्य में आता है। ठीक है, तो साहित्य को दो कैटेगरी में बांट के देख सकते हैं, और दोनों जगह ही क्रिएटिव राइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। इन विधाओं के अलावा अनेक और भी विधाएं हैं जो मौखिक रूपों में हमारे समाज में प्रचलित रही है, लेकिन आज के समय में मौखिक विधाओं को लिखित रूप में ढालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इसको समझिए। प्राचीन समय में जब जैसे कि कबीर का समय मान लीजिए, कबीर के समय में कबीर जो थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे।
तो उनके समय में जो रचनाएं होती थी ज्यादातर मौखिक रूप से होती थी। यानी कबीर जो रचना रचते थे मौखिक रूप से अपने शिष्यों को सुनाते थे, फिर आगे वो अन्य लोगों को सुनाई जाती थी। इस तरीके से एक परंपरा चली गई, यानी कि वो जो कहानी या गीत या जो भी उनकी रचनाएं थी वो मौखिक रूप से चलती रही लंबे समय तक। तो ऐसे बहुत सारे लोकगीत हो गई, लोक परंपराएं हो गई, जो गाए जाने वाले गीत हो गए। ठीक है, बहुत सारा साहित्य ऐसा है साधु संतों या विद्वानों के जो प्रवचन है जो कभी लिखे नहीं गए, ठीक है, जो बोले गए थे, जो आज तक चलते आ रहे हैं। बहुत सारे वक्ताओं के भाषण हैं, उनको भी वर्तमान समय में क्या किया जा रहा है, मौखिक से लिखित के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि उसको लिपि के रूप में लिखा जा रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात करेंगे पत्रकारिता और जनसंचार में। देखिए, पत्रकारिता जो है ना, ये भी पत्रकारिता साहित्य जो है, ये एक ऐसा साहित्य है जिसके द्वारा हमारा जो ज्ञान होता है, हमारी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती है। इसे सूचनात्मक साहित्य कहा जाता है। ठीक है, सूचनात्मक साहित्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे हमें सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। आप अगर अखबार पढ़ते हो, अगर आप मैगजीन पढ़ते हो, तो आपको नॉलेज मिलती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रचनात्मक लेखन के विविध रूप बताइए। तो देखिए, रचनात्मक लेखन जो है इसके विविध रूप हैं, अलग अलग तरह के। मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, गद्य और पद्य रूप में भी हो सकता है, कथात्मक रूप में भी हो सकता है, ठीक है, और नाटक या मंचीय रूप में भी हो सकता है। अब देखो, मौखिक और लिखित को समझते हैं। तो देखिए, मनुष्य ने जब भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था तो शुरू शुरू में वो लिखना नहीं जानता था। पहले बोलते थे, तो जो भी बातें होती थी, भाषा जब आई थी तो बोलकर ही अपनी बातों को रखा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में लिपि का आविष्कार हो गया, यानी कि अब उसको लिखने का तरीके का आविष्कार हो गया। कुछ प्रतीक, कुछ चिन्ह बनाए गए, उसके जरिए अब जो है बातें वो मौखिक की जगह लिखित में आने लगी। ठीक है, तो लिखित रूप भी हो गया। तो कुछ आलोचक जो हैं वो ये कहते हैं कि वाक, वाक का मतलब है बोलना। ठीक है, वाक जो है वो एक प्रतीक व्यवस्था ही है। वह भी ऐसी प्रतीक व्यवस्था जिसमें लेखन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण इसको माना करते हैं। ये साहित्य और समाज के संबंधों को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, साहित्य और समाज के जो संबंध है इसको कभी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा से साहित्य और समाज का संबंध रहा है। मनुष्य ने जब लिपि के द्वारा भाषा को सहेज कर रखना, यानी पहले तो सब कुछ मौखिक था, लेकिन जब लिपि आ गई, जब लिखने का तरीका आ गया, तो क्या करा लोगों ने, जो बातें थी, जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी, उसको लिख कर सहेज कर रखना शुरू करा, उसका प्रयास किया। तभी से लिखित साहित्य ने जन्म लिया, वरना शुरू में सब कुछ मौखिक ही होता था। ठीक है, बाद में लिखित रूप आया है। देखिए, अनेक भाषा वैज्ञानिक जो हैं वो मानते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है वो बोलने के लिए हुआ है। वो तर्क भी देते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे वाक, वाक का मतलब है बोलना, जहाँ पे बातचीत ना होती हो। ठीक है, इसलिए दुनिया के जो समुदाय हैं, जब लोग मिलते हैं आपस में तो बोलकर ही संप्रेषण करते हैं। आप कभी किसी से मिलोगे, किसी दोस्त से, तो आप बोलकर ही बात करोगे, लिखकर थोड़ी बातें करोगे उससे मिलने के बाद। तो वाक को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं कुछ लोग। लेकिन इस मौखिक वार्तालाप को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि मान लो एक व्यक्ति है, उसने कोई कविता अपने मन में सोची, अब उसने वो कविता आपको सुना दी। अब उसने कविता सुनाई, आपने सुन ली, आप घर गए, आप उस कविता को भूल गए। अब वो व्यक्ति मर गया, मान लो उसकी मृत्यु हो गई। तो अब आपने वो कविता सुनी थी, पर उसने कोई लिखित रूप उसको दिया नहीं। अब आपके सामने, आपके दिमाग में कविता के कुछ शब्द जरूर रहेंगे, पर पूरी कविता आपको याद थोड़ी होगी। लेकिन अगर वही कविता उस व्यक्ति ने लिखित रूप में बना ली होती और आपको दे देता, तो अब वो लिखित साहित्य में रह जाता, यानी वो लंबे समय तक रह सकता था। इसीलिए मौखिक जो वार्तालाप होती है ना, मौखिक जो बातचीत होती है, उसको साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसको भूल सकता है व्यक्ति। तो जो प्रोफेसर कैलाश नाथ तिवारी जी हैं वो कहते हैं, किसी भी समाज की जो विचारधारा है, परिस्थिति और उसकी जो वर्तमान सोच है, जब लिखित रूप में साहित्य और इतिहास के दस्तावेज बन जाते हैं, तब वो चिरकाल तक, यानी एक लंबे समय तक मानव जाति की थाती के रूप में प्रेरणा प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझिए। आज आप पढ़ते हो ना अंग्रेजों के समय के बारे में, या उससे पहले मुगलों के समय के बारे में, या उससे भी पुराने इतिहास के बारे में, तो हमें कैसे जानकारी मिलती है? लिखित साहित्य से। अंग्रेजों के समय का साहित्य हमें मिल जाता है, मुगलों के समय का साहित्य हमें मिल जाता है। ठीक है, उससे पहले के जो हड़प्पा सभ्यता में तो पढ़े नहीं गए, लेकिन वैदिक सभ्यता में जब वेद लिखे गए थे, या उसके बाद में मौर्य काल में, गुप्त काल में जो लिखे गए थे, वो आज भी लिखित में मौजूद है। उससे हमें क्या है, आज तक हम उसको पढ़ पा रहे हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जब मौखिक विचारों को लिखित रूप मिल जाता है ना, तो वो सदियों तक, पीढ़ियों तक वो क्या होता है, चलता रहता है। लेकिन अगर मान लो वो चीजें खत्म हो गई, मौखिक रूप से रह गई, तो वो आने वाले समय में धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं।
भारतीय भाषाओं में ही नहीं वरन विश्व की सभी भाषाओं में साहित्य लेखन का आरंभ जो है पद्यात्मक रूप में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो चीजें विद्या, एक गद्य और एक पद्य। पद्य में क्या होता है, कविता होती है, और गद्य में क्या होता है, कहानी, निबंध, ठीक है, उपन्यास, ये सब होता है। तो जो शुरुआत हुई थी ना साहित्य की, वो पद्य से हुई थी, यानी कविताओं से, गीतों से हुई थी। बाद में गद्य जो आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये गद्य और पद्य के रूप वाला पॉइंट था जो मैंने आपके सामने करा है, ठीक है। इसको आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। हिंदी लेखन परंपरा में वर्तमान समय में गद्य और पद्य जो है दोनों ही लेखन रूपों का काफी ज्यादा प्रचलन हो रहा है। आज के समय में कहानी, उपन्यास, नाटक जैसी जो विधा है, या संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, रिपोर्ट, ठीक है, आज के समय में इसको बहुत गति मिली है। आज के समय में इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आज के समय में काव्य से ज्यादा, यानी कविता से ज्यादा गद्य विधा को महत्व दिया जाता है, ठीक है। पद्य विधा में क्या होता था, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, इसमें कविताएं होती है, लंबी कविता, नई कविता, गीत, गजल, रुबाई, ये सब पद्य में आता है। तो इसको भी अपनाया है, लेकिन गद्य को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, कथात्मक रूप। देखिए, गद्य साहित्य जो है एक आधुनिक काल की वैज्ञानिक और तार्किक चेतना का परिणाम है। तो गद्य साहित्य में क्या है, कहानी वगैरह ये सारी चीजें आती है, आप जानते हो। गद्य का जो विकास है ना, वो बहुत तेजी से हुआ है, और आधुनिक युग में देखें तो इसको ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। इसमें क्या होता है, गद्य में कहानी होती है, उपन्यास होता है, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, गद्य काव्य, ये सारी की सारी क्या है, गद्य विधाएं हैं। और इससे हमारा हिंदी साहित्य जो है उसका भंडार भर चुका है। सबसे ज्यादा जो लेखक मिलते हैं आपको गद्य के ही मिलते हैं। इसलिए आधुनिक युग जो है ना आज का, इसको गद्य युग ही कहा जाता है। गद्य की सर्वप्रथम विधाओं में कथात्मक विधाओं को ज्यादा प्राथमिकता मिली है, क्योंकि कथात्मक जिसमें कथा का हो, यानी कहानी जैसा हो। तो कहानी जैसा किसमें मिलता है, कहानी के अंदर आपको कहानी मिलेगी। उपन्यास में आपको कहानी मिलती है, क्योंकि उपन्यास में कई सारी कहानियां हो जाती है, ठीक है, बहुत लंबी कहानी के रूप में हो जाती है उपन्यास। नाटक में भी आपको कहानी का रूप मिलता है, एकांकी में भी आपको कहानी का रूप मिलता है। तो ये सब कथात्मक होती हैं, जो कथा के रूप में होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। समय के विकास के साथ साथ जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, इनका भी हमारे साहित्य में, कथात्मक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आज के समय में, ठीक है। इन सभी विधाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, चाहे निबंध हो, चाहे आलोचना हो, सब कुछ आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया है गद्य विधा के अंदर। नाटक देखो, नाटक नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक और मंचीय रूप। नाटक क्या है, पाठ्य नाटक दो तरीके के होते हैं, उसको पढ़ा भी जा सकता है नाटक को, और उसको स्टेज पे परफॉर्म भी किया जा सकता है, ठीक है, दोनों करा जा सकता है। तो नाटक जो है वो पाठ्य योग्य भी होता है और मंचीय साहित्य के रूप में भी होता है। और बहुत समय तक नाटक विधा जो था वो काव्य की संज्ञा से ही जाना जाता था। पहले नाटक को कविता का रूप माना जाता था, लेकिन बाद में इसने साहित्य में अपना एक अलग ही स्थान बना लिया, और इसको फिर एक तरह से गद्य में अब शामिल किया जाता है, ठीक है। नाट्य, जो नाट्य होता है, इसमें क्या होता है, नाटककार की समाज को देखने की सौंदर्य दृष्टि। नाटककार जो होता है, जो नाटक को लिखता है, वो समाज को किस नजरिए से देखता है, समाज में वो क्या देखता है, वो उन चीजों को क्या करता है, इसमें लिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि नाटक एक साहित्यिक रचना है, इसलिए उसको पठनीय होना उसका प्रधान गुण गुण है। यानी ये एक साहित्यिक रचना है, इसलिए इसका पठनीय होना इसका महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि इसको पढ़ा भी जाता है। लेकिन नाटक जो है वो मंचित रूप से सीधे तौर पे समाज से जुड़ता है। जब नाटक का मंच पे मंचन किया जाता है, यानी जब रंग मंच पे नाटक को परफॉर्म किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ता है, क्योंकि लोग उसको देखते हैं। इसलिए उस रंगमंचीय विधान पर भी लेखक जो है उसके विचार की अपेक्षा आलोचकों के द्वारा की जाती है, ठीक है। कुछ आलोचक कहते हैं कि सभी नाटक का रंगमंच पे मंचन करना संभव नहीं है। रंगमंच क्या होता है, रंगमंच का मतलब होता है स्टेज, ऐसा स्टेज, ऐसा थिएटर जहां पे नाटक किया जाता हो। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि जो नाटक होते हैं, सभी नाटक को स्टेज पे परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनसंचार जो है उसके विविध माध्यम बताइए। तो देखिए, जनसंचार जो है उसके कई सारे माध्यम होते हैं, जैसे कि प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और बाह्य संचार माध्यम। प्रिंट में कौन सी चीजें आती है, जो प्रिंटेड होती है, किताब, कॉपी, मैगजीन, अखबार, ठीक है, ये सारी चीजें। आगे देखते हैं। देखिए, प्रिंट माध्यम में क्या क्या होता है, अखबार हो गया, कोई पर्चा हो गया, कोई इश्तेहार हो गया, कोई किताब हो गई, कोई मैगजीन हो गई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो हो गया अपना, टीवी, वीडियो, फिल्म, ये सब किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक में। इसके बाद अगर हम बाह्य संचार माध्यम की बात करें, तो कोई मान लो कोई प्रदर्शनी लग रही हो, कोई एग्जीबिशन लग रही हो,
ठीक है, कोई नाटक किया जा रहा हो, कोई मेला लगा हो, तो ये सब किस में आ जाता है, बाह्य संचार माध्यम में आ जाता है। और नेक्स्ट है हमारा न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसमें हमारा क्या आ जाता है, कंप्यूटर और इंटरनेट। तो यहीं पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके पेपर में अगर इसमें से कोई भी आता है तो आप इसको लिख सकते हो, अखबार वगैरह के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। अखबार क्या है, अखबार ऐसा प्रिंटेड माध्यम है जिससे हमको नॉलेज मिलती है। ठीक है, अखबार में रोज होने वाली घटनाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब आप इन सब चीजों को मैं यहाँ पे कम शब्दों में समझा रहा हूँ, लेकिन आप पेपर में बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो। पर्चे के जरिए क्या होता है, अपनी बातों को पर्चे के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप देखते हो ना कि जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान अपने अपने पर्चे छपवाती है और पर्चे में अपनी उपलब्धियां लिखवाती है कि हम ये करना, हमने ये करा, हमने ये करा, या फिर हम ये कर देंगे, अगर हमारी सरकार आई तो हम ये बना देंगे, हमारी सरकार आई तो वो बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से पर्चे में ये सब लिखा जाता है। इश्तेहार हो गया, इश्तेहार के जरिए अपनी बातों को रखा जाता है। ठीक है, पुस्तक, पत्रिका, मैगजीन, इन सब के बारे में आप आराम से लिख सकते हो, बढ़ा चढ़ा कर। जितना आपके पेपर में लिखना हो आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात करें तो रेडियो, टीवी, वीडियो। पहले रेडियो आया, रेडियो में क्या होता था, हम बातों को सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे, यानी ये एक तरह से ऑडियो वाला साधन है। इसमें हम ऑडियो सुन सकते हैं, इसमें हम संगीत सुन सकते हैं। ठीक है, हम विभिन्न जो बड़े लोग होते हैं उनके इंटरव्यू सुन सकते हैं, हम इसमें समाचार सुन सकते हैं। ठीक है, ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकते हैं, तो रेडियो में हम सुन सकते थे। तो रेडियो जो है ये भी जनसंचार का एक माध्यम था। फिर टेलीविजन आ गया, टेलीविजन आने से ये फायदा हो गया कि इसमें हम सुन तो सकते हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ हम देख भी सकते हैं, यानी ऑडियो विजुअल दोनों इसमें है। इसमें भी हम वो सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, हम समाचार देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, गीत संगीत, ठीक है, सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद वीडियो, वीडियो फॉर्मेट आप जानते हैं, वीडियो में भी वही है, ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है। और फिल्म, फिल्म के जरिए भी हम सारी चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे कम टाइम होने की वजह से आपको वन शॉट में करा रहा हूँ। आपको मेन ये पॉइंट याद रखना है। अगर आप ये पॉइंट याद करके जाते हो पेपर में तो बना बना कर ही लिखना होता है। आप ये सोच रहे हो ना कि आप पढ़ के जाओगे और आप वैसा का वैसा उतार के आओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। होता क्या है कि पेपर में कलम जो होती है वो अपने आप ही चलती है। बस आपको पॉइंट याद आ गया रेडियो, तो अपने आप ही आप रेडियो को पूरा लिख दोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद करके जाना। आगे देखते हैं। बाह्य संचार माध्यम, मान लो कोई प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी में भी क्या होता है, लोग जाते हैं, देखते हैं चीजों को, तो जनसंचार होता है। नाटक के जरिए भी हम जनसंचार होता है, मेले में भी जनसंचार होता है। ठीक है, यानी कि हम चीज जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं, तो एक तरह से कम्युनिकेशन हो पाता है। न्यू इलेक्ट्रॉनिक में देखें तो कंप्यूटर, कंप्यूटर आज के समय में हर जगह यूज होता है। आप बैंकों में देखो, ऑफिस में देखो, कहीं भी देखो, कंप्यूटर से ही आप काम होता है। आप ये वीडियो भी देख पा रहे हो तो इस वीडियो को भी मैं कंप्यूटर के जरिए ही बना रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से ही देख पा रहे हो। तो ये सब क्या है, ये सब जनसंचार के एक तरह से माध्यम है, इनके जरिए ही जनसंचार हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट मीडिया जो होता है इसके लेखन की आपको विशेषता बतानी है। देखिए, प्रिंट माध्यम के लेखक लेखन की बात करें अगर हम, तो इसमें पठन के लिए साक्षरता अनिवार्य है। अब देखो, अगर आप प्रिंट माध्यम के लिए, चाहे आप लिखना चाह रहे हो चाहे आप पढ़ना चाह रहे हो, साक्षर होना जरूरी है। अगर आप साक्षर नहीं होगे तो ना लिख पाओगे ना ही पढ़ पाओगे। क्लियर है, ये पॉइंट बहुत ईजी है, आप लिख सकते हो। फिर क्या है कि साक्षर व्यक्ति ही इसको पढ़ पाएगा, साक्षर व्यक्ति ही इसको लिख पाएगा। प्रिंट माध्यम में पुस्तक के लिए हमको गहन गंभीर भाषा देखना पड़ता है। ठीक है, और अन्य रूपों के लिए हमको लोकप्रिय भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। आप कभी भी किताब की लैंग्वेज देखोगे, वो एक आम लैंग्वेज नहीं होती, वो गहन लैंग्वेज होती है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में किताबें लिखी जाती हैं। इसके बाद क्या है कि प्रिंट माध्यम, प्रिंट माध्यम में जन उपयोगी, जनता की उपयोगी, जन सुलभ, जो जनता को आसानी से सुलभ माध्यम हो, जो बिना किसी तकनीक की सहायता से इसको कभी भी पढ़ा जा सके, ऐसा होता है प्रिंट माध्यम। ठीक है, इससे जनसाधारण को आसानी से मतलब ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज की चीजें मिल जाती है। तो आप ये बता सकते हो कि प्रिंट माध्यम जो है एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। ये जन सुलभ है, यानी आसानी से उपलब्ध है, चाहे अखबार हो चाहे किताब हो, आपको आसानी से उपलब्ध होती है बिना किसी तकनीक। आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आप किताब खरीदो, सीधा किताब को खोलो, पढ़ना शुरू कर दो, कोई तकनीक नहीं चाहिए, बिना किसी तकनीक की सहायता से आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रिंट माध्यम से और क्या फायदा है, इसके से दूर दराज तक के जो गांव तक है वहां तक ये पहुंच पाया है। दूर दराज के गांव में भी किताबें, अखबार, चिट्ठियां, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन आराम से पहुंच जाती है। प्रिंट माध्यम के लिए आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में रोचक प्रसंगों और रोचक प्रस्तुति का होना जरूरी है। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, आज के समय में, इसलिए प्रिंट माध्यम के लिए एक तरह से चुनौती बन के आया है, क्योंकि अब प्रिंटेड चीजों को लोग
कम यूज करते हैं। आज के समय में किताबें भी ई बुक के रूप में आ गई हैं। जो बुक आप हाथ में रखकर खोल कर पढ़ते थे, अब वो इंटरनेट पे पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है, आप उसको ई बुक के रूप में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखो, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। प्रश्न है कि साक्षात्कार का अर्थ और इसके प्रमुख तत्व बताने हैं। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आमने सामने बैठे होते हैं। जो इंटरव्यू लिया लेने वाला होता है वो उससे प्रश्न पूछता है, और जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो प्रश्नों के जवाब देता है। तो इसमें ऐसा इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में जरूरी नहीं है दो ही व्यक्ति हों, हो सकता है एक व्यक्ति दो तीन व्यक्तियों के इंटरव्यू ले रहा है, या फिर ग्रुप में इंटरव्यू हो रहा हो, दो तीन व्यक्ति हैं पूछने वाले और दो ही तीन व्यक्ति हैं जवाब देने वाले, ऐसा भी इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको इंटरव्यू कहते हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो इसमें किसी विषय पर किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ कोई, क्योंकि जिसका इंटरव्यू लिया जाता है ऐसे ही नहीं किसी का भी इंटरव्यू लो, वो व्यक्ति कुछ विशिष्ट होता है। ठीक है, तो विशिष्ट व्यक्ति के साथ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, प्रश्नोत्तर किए जाते हैं, इसके माध्यम से जानकारी निकाली जाती है, इसको साक्षात्कार कहा जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से न केवल विषय की जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन के जो पहलू हैं उसको जानने का भी अवसर मिलता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो इंटरव्यू होता है केवल उसमें विषय की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उस व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके जीवन के जो पहलू हैं, उसके जीवन में होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसके जीवन के संघर्ष जो होता है उसको भी हम जान पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अलग अलग तरह के जो हमारे पत्र हैं, जो हमारी मैगजीन है उसमें, या न्यूज़पेपर है उसमें नियमित रूप से, रेगुलर रूप से जो राजनेता हैं या कोई फिल्मी एक्टर है, सितारा है, उसके इंटरव्यू जो है छपते रहते हैं। और जो पाठक होते हैं जो उनको पसंद करते हैं वो उनका इंटरव्यू जरूर पढ़ते हैं। जैसे मान लो आप किसको पसंद करते हो, आप किसी हीरो को, किसी हीरोइन को, किसी नेता को, जिसको भी पसंद करते हो आप, अगर उसका इंटरव्यू आपके सामने मैगजीन में छप जाए तो आप उसको जरूर पढ़ोगे। तो ये होता है। ठीक है, अब इंटरव्यू जो होता है उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है विषय आधारित और एक होता है व्यक्ति आधारित। या तो इंटरव्यू किसी विषय, किसी टॉपिक पे हो सकता है, ठीक है, किसी भी विषय पे। या जैसे मान लो इंटरव्यू ऐसे हो सकता है कि भाई मान लो कहीं पे बार बार बाढ़ आ रही है, तो उस बाढ़ के लिए किसी एक्सपर्ट से इंटरव्यू लिया जा सकता है। वो बताएगा बाढ़ क्यों आ रही है, कैसे उससे निदान हो सकता है, क्या हमको करना चाहिए। ठीक है, वो विषय से रिलेटेड हो जाएगा। किसी व्यक्ति आधारित मतलब मान लो जैसे कि नेताओं के आपने इंटरव्यू देखे होंगे। ठीक है, किसी भी नेता का मान लो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी नेता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, वो व्यक्ति आधारित हो जाता है। किसी फिल्म एक्टर का इंटरव्यू लिया जाता है, वो व्यक्ति आधारित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि जो इंटरव्यू होता है उसके प्रमुख तत्व बताइए। तो देखिए, इंटरव्यू के तीन प्रमुख तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है संवाद, क्योंकि बिना संवाद के इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। संवाद में क्या होता है? आपसी बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, यानी दो व्यक्ति होते हैं जब आमने सामने बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो कि संवाद है। तो संवाद के बिना इंटरव्यू नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड देखते हैं, पात्र का बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व। देखिए, हम क्या होता है, हम नॉर्मली जैसे मान लो किसी का इंटरव्यू है, मान लो आपका कोई फेवरेट नेता है और उस नेता का इंटरव्यू टीवी पे आ रहा है और आप उस इंटरव्यू को देखने के लिए बैठे हुए हो। क्लियर है? अब देखो, हम नॉर्मली किसी व्यक्ति को बाहरी रूप से जानते हैं कि भाई वो नेता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम उसको आंतरिक रूप से नहीं जानते। लेकिन इंटरव्यू में कुछ आंतरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीवन से रिलेटेड, कि आपके जीवन में कैसे हुआ, आप कैसे नेता बने, आपने इतना अच्छा काम कैसे करा। तो वो अंदरूनी अपना संघर्ष, अपना बचपन, अपनी जवानी के दिन, जो भी उसके साथ हुआ, सारी चीजें वो बताता है। तो आंतरिक और बाहरी दोनों ही मतलब हमें जानकारी इंटरव्यू से मिलती है। ठीक है, ये इसके मुख्य तत्व हैं। फिर क्या होता है? दृष्टिकोण, यानी कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसका क्या नजरिया है समाज को लेके, क्या दृष्टिकोण है, उसको देखा जाता है। क्लियर है? अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, संवाद, संवाद के जरिए दो लोग आपस में जुड़ते हैं। अकेला व्यक्ति कभी भी इंटरव्यू के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता, बिल्कुल। अब आप सोचो, जब तक कोई दो व्यक्ति नहीं होंगे तब तक इंटरव्यू हो कैसे पाएगा? अकेले थोड़ी कोई इंटरव्यू दे देगा, मतलब वो कोई जादूगर थोड़ी है कि अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ लेगा, अपने आप से ही जवाब देगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। ऐसे में ही संवाद जो है वो हो पाएंगे और अब संवाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। संवाद किसी विचार को स्थापित करने, विकसित करने, व्यक्ति के चरित्र को समझने या विश्वसनीयता निर्मित करने का काम संवाद जो है वो करते हैं। ठीक है, एक देखिए, एक सीरीज थी मेरे साक्षात्कार, ये सीरीज बनाई गई थी। इसमें निर्मल वर्मा जो थे, ठीक है, इनके साक्षात्कार का एक उदाहरण है।
जैसे कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आप जर्नल लिखते हैं? तो उत्तर दिया था, हाँ मैं कभी कभी डायरी लिखता हूँ, अनियमित रूप से, यानी रेगुलर नहीं लिखता। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, आपने आलोचनात्मक साहित्य बहुत कम लिखा है, इसकी कोई खास वजह? ठीक है, तो उसने ये जवाब दिया। तो इस तरीके से क्या है, इंटरव्यू लिया जाता है, यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर वो सामने वाला उस क्वेश्चन का जवाब देता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। सेकंड है पात्र का बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व, यानी जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है उसका बाहरी और आंतरिक जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, उसको देखा जाएगा। तो देखिए, इंटरव्यू के माध्यम से पाठक, दर्शक, श्रोता केवल किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप या उसके चीजों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वो उसके आंतरिक द्वंद्व, उसके अंदर जो चल रहा होता है उसको भी जानना चाहते हैं। उसके आंतरिक द्वंद्व, उसका चरित्र निर्माण की प्रक्रिया, उसकी यात्रा यानी उसकी जीवन यात्रा में जो उसने संघर्ष किए हैं उसको समझना चाहते हैं कि कैसे। मान लो रतन टाटा का इंटरव्यू हो जाए तो सभी जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके अपनी कंपनी को इतने ऊपर लेवल पे पहुंचाया है। ठीक है, हर कोई जानना चाहेगा। तो यह एक तरह की मनोवैज्ञानिक यात्रा है। यही कारण है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा सफल होते हैं, जीवन संघर्ष को जानकर, जब नॉर्मल व्यक्ति उनके जीवन के संघर्ष को जानते हैं तो उनके मन में भी उम्मीद बंध जाती है कि एक दिन वो भी सफल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टिकोण। साक्षात्कार में जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है और जो उत्तर देने वाला होता है, दोनों का जो दृष्टिकोण है वो उभर कर सामने आना चाहिए, दोनों का नजरिया सामने आना चाहिए। जीवन, समाज, करियर, व्यवहार, दर्शन, इसके प्रति जो उसका नजरिया है वो हमें इंटरव्यू के जरिए पता लगता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक दृष्टिकोण होता है। हर व्यक्ति की एक विचारधारा होती है, एक सोच होती है, और वो सोच जो है हमको इंटरव्यू के जरिए पता लगती है कि ये समाज के बारे में क्या सोचता है, राजनीति के बारे में क्या सोचता है, ठीक है, धर्म के बारे में क्या सोचता है, क्या उसका नजरिया है, वो हमको पता लगता है। जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें लेखन शैली जो होती है वो दो तरह की होती है। जब इंटरव्यू, मान लो आपसे बोल दिया जाए कि आपको किसी महान नेता का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, यहाँ पे आप हो और आपको लेना है इंटरव्यू, आपको बोल दें कि 10 दिन के बाद उनका इंटरव्यू है। अब 10 दिन आप इंटरव्यू लेने की तैयारी करोगे, क्या करोगे आप क्वेश्चन, पहले तो आपको पता है इंटरव्यू हमेशा प्रश्नोत्तर शैली में होता है, यानी कि क्वेश्चंस होते हैं, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्नोत्तर शैली में क्या करोगे, प्रश्नावली तैयार करोगे, क्वेश्चन तैयार करोगे, यानी कि आप क्वेश्चन तैयार करोगे कि पहले नंबर पे आप क्या पूछना चाहोगे, दूसरा क्वेश्चन आप क्या पूछना चाहोगे, तीसरा क्वेश्चन आप क्या पूछना चाहोगे, चौथा क्वेश्चन आप क्या पूछना चाहोगे। वो क्वेश्चन पहले से तैयार करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडम आपको किसी के सामने बिठा दिया और बोला शुरू कर दो इंटरव्यू, ऐसे नहीं होता। ऐसे फिर आप दो चार क्वेश्चन पूछोगे, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार में लेखन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नोत्तर शैली होती है और उसमें हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नोत्तर। लास्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन जो होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होती है, एडवर्टाइजमेंट, वो किसे कहते हैं और अच्छे विज्ञापन के क्या गुण होते हैं। विज्ञापन लेखन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विज्ञापन के क्या उद्देश्य होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को समझते हैं, आप आराम से लिख पाओगे पेपर में। देखिए, विज्ञापन जो होता है ना, उसके माध्यम से किसी भी उत्पाद की, यानी कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसकी जानकारी हमको आसानी से मिल जाती है। और उत्पाद की बिक्री के लिए विक्रेता को भी सरल तरीका मिल जाता है, यानी जो बेचने वाला है वो भी एडवर्टाइजमेंट के जरिए आसानी से प्रोडक्ट को बेच सकता है, और जो खरीदने वाला है उसको भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है। आप टीवी देखते हो, टेलीविजन के दौरान बहुत सारी एड आती है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आती है। वो किसी भी चीज की हो सकता है शैम्पू की ऐड हो, साबुन की ऐड हो, मोबाइल की ऐड हो, टेलीविजन की ऐड हो, एक्स वाई जेड किसी भी चीज की हो सकती है। तो ये विज्ञापन होता है। विज्ञापन जो होता है वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही विधाओं में लोकप्रिय है। आपने देखा होगा कई जगह पे साबुन के पर्चे छपे होते हैं, साबुन का प्रचार हो रहा होता है, या किसी भी वस्तु का प्रचार हो रहा होता है, उसके लिए प्रिंट माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। अखबार आप पढ़ते हो तो अखबार में भी आप देखोगे छोटी छोटी कटिंग होती है, वहां पे एड लगा रखे होते हैं। ठीक है, किसी की वेबसाइट पे आप पढ़ते हो वहां पे भी आपको दिखेगा, यूट्यूब पे भी आपको दिखेगा, हर जगह आपको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यम से आपको ऐड जो है वो दिखते हैं, दोनों ही जगह ये फेमस है। रेडियो के लिए अगर विज्ञापन की बात करें तो वो जिंगल के अंदाज में बनाए जाते हैं, जिसे सुनकर श्रोता जो है उसको याद करे, ठीक है, बल्कि गुनगुना भी सके। यानी कि रेडियो में जो विज्ञापन आते हैं, क्योंकि रेडियो में हम देख तो सकते नहीं, हमें केवल रेडियो को सुनना है, तो वो जिंगल के अंदाज में, यानी कि एक गीत के अंदाज में वो बनाते हैं, ठीक है, जिसे आप आराम से गुनगुना सको, आपको याद हो जाए।
आगे देखिए, रेडियो विज्ञापन की भाषा जो है वो सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। इसका प्रयोग जो है, क्योंकि आपको पता है एफएम में, रेडियो में बहुत कुछ ही सेकंड के लिए हमको विज्ञापन सुनाई देता है। विज्ञापन जैसे 30 सेकंड का एक विज्ञापन है, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, ये बहुत फेमस था, ये बहुत फेमस हुआ था। इस विज्ञापन को बाद में, पहले ये रेडियो में आया था, बाद में इसको टेलीविजन में भी लाया गया, ये बहुत फेमस हुआ। तो इस तरीके से, यानी कि सीधा सीधा नहीं बोलते विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, बोलकर बोलेंगे तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, उसको जिंगल के रूप में यानी एक गीत के रूप में उसको बताया जाता है, ठीक है। टीवी विज्ञापन तो दर्शक के भीतर ब्रांड के प्रति उत्सुकता और आग्रह जगाने की कोशिश करते हैं, यानी इतना ज्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं कि लोगों के मन में उत्सुकता हो कि यार इस ब्रांड का ये चीज लेना चाहिए, इस ब्रांड के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। भाषा की सरलता, प्रस्तुति, यानी जो उसको एडवर्टीजमेंट को प्रस्तुत किया जाता है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। और बार बार दी जाने वाली जो प्रस्तुति, क्योंकि बार बार जब हमारे सामने एक ही चीज का ऐड आता है तो हमारे मन के भीतर उस वस्तु को खरीदने की इच्छा जागती है, इसीलिए आप देखोगे टीवी में बार बार ऐड आते रहते हैं, ठीक है। और एक अच्छे विज्ञापन जो होता है उसका क्या गुण होता है, एक अच्छा, मान लो कोई अच्छा एडवर्टीजमेंट है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है भाई? तो देखिए, विज्ञापन हमेशा सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक, विश्वसनीय होना चाहिए, यानी ऐसी बातें विज्ञापन में बोलनी चाहिए जो थोड़ी बहुत हमें लगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ऐसा ना हो कि तुम ये बोलो कि भाई हमने ऐसा तेल बनाया है जिसे गंजा लगाएगा तो उसके भी बाल उग जाएंगे मात्र 2 मिनट में, इस तरीके के ऐड नहीं होने चाहिए जिसमें कोई विश्वास ही ना करे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए जिसे लगे कि हाँ भाई इसमें विश्वास किया जा सकता है, और उस विश्वास को कर कर ही लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो यहां से आप बता सकते हो, देखो अब इसको यही पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने पेपर में, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए अच्छे विज्ञापन के गुण बताइए, तो आपको सरल लिखना है, सरल बताना है। विज्ञापन की भाषा, या फिर वो जो जिस भाषा में लिखा हो या जिस भाषा में बोला जा रहा हो वो सरल होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, लोगों को आसानी से समझ में आनी चाहिए, शब्द ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए जो लोग आसानी से समझ पाए, ठीक है। और प्रोडक्ट के बारे में जो उसके फीचर्स होते हैं, जो उसके जो भी उसके मतलब गुण होते हैं, उसको बहुत साधारण शब्दों में सरल तरीके से समझाया जाना चाहिए जिसे आराम से कोई भी सुने समझ जाए। वो आकर्षक होना चाहिए, आप देखोगे कि जो एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं वो आकर्षक बनाए जाते हैं, उसमें हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके का होता है जिससे आप अट्रैक्ट हो जाओ उस प्रोडक्ट की तरफ। विश्वसनीय होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए, मोटिवेशनल, मोटिवेशनल कैसे कि आप उसको खरीद ही लो, आपको वो इतना ज्यादा मोटिवेट कर दे वो बातें उनकी कि आपको लगे हाँ यार एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये होने चाहिए उसके गुण। आप और भी बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है, टाइम की कमी है इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आप इतना भी दिमाग में रख के जाओगे ना, बस इतना, ये स्क्रीन पे है, अच्छे विज्ञापन के गुण, सरल, आकर्षक, विश्वसनीय, प्रेरक, बस ये 4 शब्द भी याद हैं, पेपर में लिख के खुद ब खुद आपकी कलम चलेगी और आप लिख के आओगे, क्योंकि पेपर में अपने आप ही सब दिमाग में आने लग जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, कोई भी विज्ञापन क्यों बनाया जाता है, ताकि जो प्रोडक्ट है उसकी सूचना दे, जनता तक उसके बारे में जानकारी चली जाए, जनता का ध्यान आकर्षित किया जाए कि मार्केट में हमारा नया प्रोडक्ट आया है, इसको जल्दी से जल्दी परचेज करो, इसके ये फायदे हैं वो फायदे हैं, ठीक है। विश्वसनीय बनाना, जो ऐड होते हैं वो उसको विश्वसनीय बनाते हैं, लोग कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं इन पे, लोगों में इंटरेस्ट उत्पन्न करना किसी भी प्रोडक्ट के प्रति, ठीक है, खरीदने की इच्छा उत्पन्न करना, यानी कि लोगों में खरीदने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है एडवर्टीजमेंट को देखकर, तो ये महत्वपूर्ण होता है। और ये एडवर्टीजमेंट जो होते हैं ना, ये सेल भी बढ़ाते हैं, ठीक है, सेल बढ़ाते हैं। और आप देखोगे ना टीवी के अंदर जो ऐड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और टीवी के अंदर जो ऐड होते हैं वो ऐसे, जैसे एमडीएस मसाले आपने सुना होगा, एमडीएच, एमडीएच ऐसे करके आता था, एक एक मुझे याद आ रहा है कि ऐड आता था, अभी भी आता होगा, डेयरी मिल्क जो होती है चॉकलेट, उसका, जैसे कि आपने सुना होगा, किस मी, क्लोज योर आईज, मिस मी, आई कैन रीड योर लिप्स ऑन योर फिंगर टिप्स, आई कैन फील योर स्माइल कम ऑन माई लिप्स एंड हैप्पीनेस इन योर आईज, इसी तरीके से कुछ था, मुझे अच्छे से आ नहीं रहा, पर आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस रहता था। इस तरीके के ऐड वो जानबूझकर मतलब इतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं उसको कि आपका मन कर जाएगा कि वो चीज को खरीद ले। एक एलआईसी का ऐड आता था बहुत साल पहले, अब तो नहीं आता, न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम, हर दम, हर कदम, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये जो ऐड होते हैं ना, जानबूझ को उसको गाने में, उसको जिंगल वाले रूप में दिए जाते हैं ताकि आप सुनो नहीं। देखो, उनका उद्देश्य केवल आपको ऐड दिखाना और सुनाना नहीं है, बल्कि वो गाने के रूप में इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उसे 2 बार 4 बार सुनोगे ना, तो वो लाइनें आपको याद हो जाएँगी। वो आपके दिमाग में उस चीज़ को मनोवैज्ञानिक रूप से घुसेड़ना चाहते हैं आपके दिमाग में, कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, तो कल को आप उस जाओ अगर मार्केट में, तो आप उसी प्रोडक्ट को खरीद कर लाओ, ठीक है? तो यहाँ पे अपना वीडियो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।